लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा था। 1 न्यूटन को कैसे डाइन में कन्वर्ट करते हैं, 1 जूल को कैसे डाइन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और कैसे अगर एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो तो उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये प्रूफ किया था। जैसे आपको याद होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। कुछ याद आया? यहां से हो गया था। अच्छा, एक हम लोगों ने और प्रूफ किया था, मैंने बताया था F इक्वल्स टू mv²/r, और एक प्रूफ किया था मैंने F इक्वल्स टू ma। और क्वेश्चन क्या था कि फोर्स डिपेंड्स ऑन, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, नहीं याद रहा तो लास्ट लेक्चर मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया था फोर्स डिपेंड्स ऑन। अगर इस पहले क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ इसकी बात ना करें, तो मैंने बताया था कि फोर्स, क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस, देन डिड्यूस द फॉर्मूला बनाइए। अगर आपके पास ये सब कुछ गिवन है, अगर आपके पास गिवन है कि जो फोर्स होता है F, वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे, मास मतलब m, वेलोसिटी पे मतलब v, और रेडियस मतलब r, तो आप फॉर्मूला बनाइए। तो आपको याद है हम लोगों ने लिया था F डायरेक्टली, और जितने लोग F यहां लिखेंगे और डिपेंड्स मतलब डायरेक्टली, और उसके बाद मास m, v और r, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे x, y, z इस तरह के डायमेंशंस ले लिए थे, है ना। तो बिल्कुल ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मतलब डायमेंशन आपने देखा ऑलमोस्ट सबका निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका डायमेंशन, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं निकल पाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनली किसका डायमेंशन नहीं निकल सकता, उसको समझने से पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको वापस से बताता हूं। आपको याद है P इक्वल्स टू h⍴g होता है ना, जहां पे P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, H क्या है, डेप्थ, और रो क्या है, डेंसिटी है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक। इतना मान लीजिए, ये तो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। मैं एक्चुअली में ये फॉर्मूला प्रूफ करवाने जा रहा हूं आपको। ये जरूरत पड़ेगा लिमिटेशंस में। देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रेशर बाय फ्लूइड, प्रेशर मतलब P, प्रेशर बाय फ्लूइड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, या वेसल ले लीजिए, सिलेंड्रिकल वेसल, डिपेंड्स ऑन, ये देखिए वापस से डिपेंड्स आया कि नहीं, तो डिपेंड्स ऑन मतलब ये जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब P, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर कौन लगा रहा है, बाई फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड या कोई गैस, अगर वो किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो वो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन डेप्थ। ये देखो h⍴g, यही फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। ऑलरेडी अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो डिपेंड्स ऑन किसमें, डेप्थ मतलब h ले लो, और किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी मतलब रो ले लिया, एंड किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। फिर क्या बोलेगा, डिड्यूस द फॉर्मूला, मतलब आप फॉर्मूला बनाओ प्रेशर का, तो यहां हो जाएगा डिड्यूस द फॉर्मूला। ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था फटाफट, प्रेशर बाय फ्लूइड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल डिपेंड्स ऑन, मतलब जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है। तो ये देखो सॉल्यूशन में
सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड ना, किस पे डेप्थ पे, डेप्थ मतलब h, और किस पे डेंसिटी पे मतलब रो, और किस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर लगा देंगे x y z। कुछ याद आया ना, ऐसे ही बताया था लास्ट लेक्चर में। तो P इक्वल्स टू, अगर यहाँ इक्वल लगा देंगे तो ये K हो गया कांस्टेंट, और H x, रो y, और G z। क्लियर। अब क्या करेंगे, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। याद आ रहा है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन लिखना है। अब यहां तो बच्चों आपको लर्न होना जरूरी है। जैसे प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो मैं यहां पे आपको निकाल के दिखा देता हूं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और फोर्स का अगर आपको याद है mLT-2, और एरिया का L स्क्वायर, तो एक L से एक L कैंसिल, और ये L ऊपर चला गया, तो कितना आ गया mL-1T-2। तो प्रेशर का कितना आ गया डायमेंशन, mL-1T-2। ये देखिए प्रेशर का आ गया इक्वल्स टू K तो डायमेंशनलेस है क्योंकि K कांस्टेंट है। H मतलब हाइट या डेप्थ, और डेप्थ का L होता है, तो ये L, और बाहर मैंने अभी X लिखा। रो मतलब डेंसिटी, आपको मालूम होगा कि डेंसिटी जो रो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का m और वॉल्यूम का, यहाँ पे आप ये बॉक्स लगा लीजिएगा, मैं जल्दी में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब होता है, तो mL-3। ये देखो डेंसिटी का mL-3 है, तो आप यहाँ लिख लो mL-3, और यहाँ पे आपने y लिख दिया, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन कोई भी हो LT-2 होता है। क्या होता है, LT-2, और बाहर z। बोलो, इतना समझा। अब देखो, दोनों साइड हमने डायमेंशन लिख दिया ना। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, अगर वहां से आप चेक करेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और कैसे ये सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशंस है कैसे डिपेंड करता हूं मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे प्रूफ कर लिया जाए। अब आप समझ ही चुके हैं कि फॉर्मूला ये आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, mL-1T-2, इसको ऐसे ही लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ सबको अलग अलग कीजिए, तो ये L की पावर x हो गया, L की पावर x हो गया। यहाँ पे m के पास y लाइए, तो m की पावर y, और L की पावर -3y हो गया, है ना, क्योंकि y अंदर आ गया ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, z है, ये याद रखना है, ये z है, 2 नहीं है, तो z को अंदर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर z हो जाएगा, और t की पावर -2z हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, m को अलग लिखेंगे, L को एक साथ लिखेंगे, t को एक साथ लिखेंगे। मतलब इधर मैंने m को अलग किया, तो m तो अकेला ही है तीनों जगह, तो m की पावर y, इसको मैंने अकेले कर दिया, ठीक। अब L कितना है, तो देखो L यहाँ पे x है, ठीक। यहाँ पे -3y है, तो यहाँ -3y कर दो। यहाँ पे z है, तो प्लस का z कर दो। तो ये देखो, ये L का वैल्यू आ गया। t का वैल्यू कितना है, तो t अकेला है यहाँ पे, तो -2z, ये देखो यहाँ पे आ गया। और इसको ऐसे ही लिख लो, mL-1T-2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे m पे भी अलग हो गया, L अलग भी हो गया, और t अलग हो गया। अब क्या करेंगे, इनके जो पावर्स हैं, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं मैं, इनके जो पावर्स हैं, ये पावर्स इधर कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। चलिए भाई कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, m की पावर कितना है, y, यहाँ m की पावर कितना है, 1 मान सकते हैं ना। तो इसका मतलब m की पावर y, यहाँ m की पावर 1 तो मान सकते हैं ना इसको। तो इधर भी m, इधर भी m, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर y है, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, है कि नहीं। चलो ऐसे यहाँ आ जाओ, तो L की पावर -1 है, और L की पावर इतना बड़ा वैल्यू है, तो दूसरा क्या आया, x -3y प्लस z इक्वल्स टू -1, इतना आ गया। और तीसरा क्या आ गया, t की पावर -2 है, तो -2, और वहां पे -2z, तो -2z इक्वल्स टू -2, तो माइनस माइनस कैंसल, और z का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये देखो, z का भी वैल्यू आ गया 1, y का भी वैल्यू आ गया 1। अब आपको x का वैल्यू चाहिए,
चाहिए कि नहीं? x का वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुटअप कर दो, तो x माइनस 3y और प्लस z इक्वल्स टू -1। चलो x माइनस 3, y का वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस z का वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे x माइनस ये 3 1 जा 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू -1। तो x -3 प्लस 1 मिलके -2 और इक्वल्स टू -1। -2 उधर शिफ्ट कर दो तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 2, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब आप देखो x का भी वैल्यू 1 आ गया, y का भी वैल्यू 1 आ गया और z का भी वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब P प्रेशर का फॉर्मूला कितना आ गया? सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ये x, y, z का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो प्रेशर कितना आ गया? K h की पावर 1, रो की पावर 1 और g की पावर 1। ठीक है, तो अगर 1 1 1 हटा दिया जाए तो P इक्वल्स टू कितना आ गया? K h रो g। तो ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, और अगर एनी हाउ अगर k का वैल्यू 1 हो, मान लो अगर किसी तरीके से k का वैल्यू अगर 1 होता तो p का वैल्यू कितना आता? तो p इक्वल्स टू कितना आता? h रो g, h रो g। आप देख रहे हैं, अब हमको ये नहीं मालूम कि k का वैल्यू 1 है कि नहीं, बट हमको p इक्वल्स टू h रो g लाना था ना, तो हमने k का वैल्यू 1 अज्यूम कर लिया, तो p इक्वल्स टू h रो g। वैसे आपको एग्जाम में ये k का वैल्यू 1 2 3 नहीं लिखना है, आप बस यही आपका राइट आंसर है, यही छोड़ दीजिए, यही राइट आंसर है। क्लियर? अच्छा, अब कैसे डिपेंड करता है डायमेंशनल एनालिसिस पे, अब मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गए तो काफी काम आएगा। और डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे आप, ज्यादातर आप देखेंगे तो जेई मेंस में और मेडिकल में काफी हद तक पूछे गए हैं। वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए पहले डायमेंशनल एनालिसिस समझ लीजिए। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है, किसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते? तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या है, पहला लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, it does not give any information about dimensionless quantity k। ये k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि k का वैल्यू क्या है। पहली बात समझिएगा, ये लिमिटेशन नंबर 1 है कि ये कभी भी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी आता है k, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती k का वैल्यू होगा कितना। जैसे अब एग्जांपल देखिए, अब आपके काम आएगा। अभी आपने क्या निकाला? p इक्वल्स टू k h रो g निकाला ना, लेकिन हमको क्या मालूम है कि p का फॉर्मूला क्या होता है? h रो g होता है ना। अब हमको क्या मालूम कि k का वैल्यू 1 होगा कि नहीं? वो तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि h रो g होता है, यहां k है, तो हमने क्या किया? k का वैल्यू 1 ले लिया, k का वैल्यू 1 ले लिया। तो जैसे ही k का वैल्यू 1 लिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि सर यहां k का वैल्यू 1 लिया गया होगा, पता तो चल गया। अच्छा, एक और इससे पहले मैंने एक प्रूफ करवाया था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम k इक्वल्स टू √L/g। टाइम पीरियड ये आया था, ये हम लोगों ने निकाला था प्रूफ करके। लेकिन जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। जो रियल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 पाई L/g। अब आप देखिए, यहां हमने प्रूफ किया था k √L/g, यहां क्या आया? t इक्वल्स टू 2 पाई √, मतलब k का वैल्यू अगर इसकी तरफ 1 ले लेते तो ये तो आता नहीं ना, तो k का वैल्यू इसका मतलब क्या हो गया? 2 पाई हो गया। यहां पे मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये कंफ्यूजन है
कि एक्चुअली में के किस कांस्टेंट नंबर को, डिजिट को, या किस चीज को बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। तो ये डायमेंशन की पहली लिमिटेशंस हो गई। इतना समझ में आया? तो लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन नंबर 2 देख लीजिए। अभी अभी आपने फॉर्मूला बनाया ना, P = H ρ G, H ρ G, इस तरह से बनाया ना। अच्छा, तो आपने लिमिटेशन नंबर 2 में आपको बताने जा रहा हूं। इसको समझने के लिए आपने अभी अभी एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो क्या था? प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखना एक एक चीज को समझने के लिए, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड? डेप्थ, डेप्थ h है ना, और डेंसिटी, डेंसिटी रो, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। डिड्यूस द फॉर्मूला, डिड्यूस द फॉर्मूला, यही था ना। अच्छा, तो आपने क्या किया था? प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? डेप्थ पे, रो पे और g पे। क्लियर हुआ? अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी कितने फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है? 1 2 3। आपने एक जगह और प्रूफ किया था फोर्स वाला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, ऐसा आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कितने लोगों पे डिपेंड कर रहा है? 1 2। ये फिजिकल क्वांटिटी कितने लोगों पे डिपेंड कर रहा है? 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी हो या 3 फिजिकल क्वांटिटी हो, तब तो हम फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं सॉल्व करके। जैसे अभी सॉल्व किया था ना ये वाला फॉर्मूला P वाला, तो वो सॉल्व करके बना सकते हैं। लेकिन डायमेंशन की लिमिट कहती है कि अगर ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, और मान लीजिए वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। वैसे ऐसा होता नहीं, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। अगर मान लीजिए वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता, तो देखिए टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। मतलब ये प्रेशर अब कितने लोगों पे डिपेंड कर रहा है? 4 लोगों पे। वैसे ये फॉर्मूला होता नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कहने का मतलब ये 4 लोगों पे डिपेंड कर रहा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट क्या कहता है? लिमिट कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 3 लोगों पे डिपेंड करे, या सिर्फ 2 लोगों पे डिपेंड करे, या 1 लोगों पे डिपेंड करे। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 3 लोगों पे डिपेंड करने वाले फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर वही फिजिकल क्वांटिटी 4 लोगों पे डिपेंड करेगा तो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो ये देखिए, अब यहां पे लिमिटेशन नंबर 2 क्या हो गया बच्चों? अगर कोई 4 वाला आपको, आप देखेंगे पूरे बुक में आपको 4 वाला जल्दी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे, तो यहां दूसरा क्या हो गया कि इट फेल्स व्हेन a physical quantity, it fails when a physical quantity depends on more than 3 फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे कोई चीज डिपेंड करेगी तो वहां पे फॉर्मूला फेल कर जाता है, नहीं बनता है। तो ये हो गया लिमिटेशन नंबर 2। थर्ड वन देखो, इट फेल्स, इसको मैं समझाता हूं, पहले देख लो। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 or more physical quantity, 2 और more physical quantity। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये टॉपिक। ये आपको जेईई मेन से रिलेटेड, आपको देखने में लगेगा कि इसमें लिमिटेशन से क्या अपने को मतलब नहीं, यहीं से मतलब है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेईई मेन से पूछे जाते हैं और मैं आपको भी प्रूफ करवा के दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है जरा ध्यान समझिए, इसको रब कर देता हूं ऊपर का। ठीक है,
इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए यहां पे अगर आपने ये पढ़ा होगा v इक्वल्स टू u प्लस एटी, पढ़ा है ना। डायमेंशन अगर लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे और राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो इक्वल आएगा, है कि नहीं। ये देखिए v का lt माइनस वन होता है, u का lt माइनस वन होता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना, तो वेलोसिटी का lt माइनस वन प्लस एक्सीलरेशन का lt माइनस टू और इधर t, तो इधर t हो गया, तो एक t यहाँ कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ क्या बच जाएगा t माइनस वन। तो आप देख सकते हैं lt माइनस वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। मतलब डायमेंशनली, अगर आप डायमेंशनली देखें तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्लियर। लेकिन अगर आप में v को अगर ऐसा लिखा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला आप चेक करेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर यहीं पे 3/8 लिखा है, 3/8, तो हम जब फॉर्मूला बनाने जाएंगे, मतलब ये वाला इससे पहले वाला जो हम लोग प्रेशर इक्वल्स टू h रो जी ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो जब हम इनका फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यहां है क्या। और जब दो लोगों के सम का फॉर्मूला बनाना होता है u प्लस एटी, तो बहुत मुश्किल आती है, यहां ये फेल हो जाता है। यहां डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, f इक्वल्स टू एम ए, t इक्वल्स टू 2 पाई या k, यहां k लगा दो, k अंडर रूट एल बाई जी, p इक्वल्स टू k h रो जी, ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई इसमें प्लस करके या माइनस करके प्लस करके कुछ आया, वैसे ही ये फेल हो जाएगा, तब आपको ये फॉर्मूला आप बना ही नहीं सकते। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना। और उसके साथ साथ यहां पे ये भी प्रॉब्लम है कि ये देखो, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली रॉन्ग है। तो इतना याद रखना कि अगर ऐसे भी कभी दे दे तो याद रखना डायमेंशनली तो करेक्ट है, दोनों साइड डायमेंशन बराबर आएगा, लेकिन यहां पे आपको मालूम है 3/8 नहीं होता, 1/2 होता है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी दो या दो से ज्यादा इक्वेशन ऐड करके होगा या सब्ट्रैक्ट करके होगा तो समझ जाइए आप उसको बना नहीं पाएंगे। जैसे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as या प्लस 2s, आप नहीं बना सकते फॉर्मूला। आप सिर्फ ऐसा एक वालों के साथ बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एक साथ जितने आते हैं वैसा बना सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस वाले में ये फेल हो जाता है। ना हो तो आप एक ट्राई करके देख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक। अच्छा, नाउ इसके बाद नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट मेडिकल में, IIT JEE मेंस में, वो क्या है देखिए, चौथा, इट फेल्स वंस अगेन, डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाएगा, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी involved with trigonometric function, metric function, logarithmic function भी कह सकते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अगर ऐसी कोई चीज आ गई तब भी आप नहीं बना सकते फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या सिंपल पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। नाउ डिड्यूस द फॉर्मूला, जो एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन में, समझ लीजिएगा अच्छे से। कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक बॉडी, समझ लीजिए एसएचएम बॉडी कोई है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक बॉडी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड, चलिए मान लीजिए, देन डिड्यूस द फॉर्मूला। ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम बॉडी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड, डिड्यूस, देन डिड्यूस द फॉर्मूला, डिड्यूस फॉर्मूला। तो बात ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में अगर आप सिंपल और हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला देखेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अब आप देखिए साइन कहां से आया, आपको याद है इससे पहले हम लोगों ने जितने प्रूफ किए थे उसमें कहीं साइन या कॉस लगा था? नहीं लगा था। उसमें ज्यादा से ज्यादा a आ सकता है, लेकिन साइन वगैरह थोड़ी आ सकता है। तो साइन वगैरह हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से अपने मन से लगाना पड़ेगा। अपने मन से कैसे लगा सकते हैं जब हमको पता ही नहीं कि वहां कौन सा टर्म आने वाला है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम बॉडी, ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड पे कर सकते हैं, टाइम पीरियड पे भी चलिए टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल लेंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यहां साइन आएगा, कॉस आएगा, टैन आएगा कि क्या आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही चीज है। चौथी चीज क्या है यहां पे देखिए, लिमिटेशन में ये क्या है, लिमिटेशन में ये बता रहा है कि इट फेल्स ऑन अ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, या आपके पास आ गया y इक्वल्स टू x e की पावर माइनस 2x, कुछ ऐसा आ गया है ना, या यहाँ पे xt आ गया। अगर e एक्सपोनेंशियल आ गया, y इक्वल्स टू x अपॉन t log a अपॉन x, अगर कुछ ऐसा आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जब आप फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब इनको जब डिड्यूस करने की बारी आएगी फॉर्मूला बनाने की, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वहां साइन था, वहां e की पावर कितना था, वहां लॉग में कितना लिखा था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप ये तो निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, इतना निकाल लेंगे, लेकिन ये टर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको कंफर्म ही नहीं होगा कि log a बाई x ही लिखना है कि log 30/20 लिखना है, log क्या लिखना है, e की पावर क्या लिखना है, साइन लिखना है, कॉस लिखना है, टैन लिखना है, ये चीज कंफर्म नहीं होता। इतना समझ में आया? तो याद रखिएगा डायमेंशनल एनालिसिस में ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, आप उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताने वाला हूं। उसको कैसे भी, जितने भी न्यू स्टूडेंट है या जो IIT JEE मेंस का मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मस्ट वॉच है, उसको भूलिएगा मत देखना। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है? थैंक यू।